लूकस और एथी आमने सामने बैठे थे और एथी कहती है, अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी कि डैड की कंडीशन बिगड़ ना जाए, लेकिन आज जो हुआ वो तो बहुत ही ज़्यादा अजीब था। तो लूकस कहता है, कितना अजीब है, वो बास्टर्ड एनास्थासियस वो भी तक जिंदा था और वो रोजर एल्फियस के साथ था। मैं थोड़ी देर के लिए उनसे नज़र के हटा पाया, उन्होंने ये सब कुछ कर दिया। तो वो कहता है, तुम चाहती हो मैं उन सबको मार दूँ, सब नोबल्स को। और एथी वो शौक होती है, कहती है, क्या तुम ये कर सकते हो। और लूकस कहता है, क्या, मुझे लगा था तुम मना कर दोगी, लेकिन लगता है तुम मेरी बात समझ गई हो। और रॉयल्स वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, अगर तुम चाहती हो तो मैं उन सबको मार दूंगा। एथी कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। लूकस कहता है, हाँ मुझे पता था, और वो बहुत ज़्यादा बोर लग रहा था। एथी कहती है, मुझे लगा था सब हमारी साइड पर हैं, लेकिन जैसे ही एनास्थासियस मेरे डैड के बड़े भाई आई तो वो सब उनकी साइड पर हो गए और वो ये सब कुछ कह रहे थे। और ये पहली बार था जब मैंने अपनी मोम के बारे में उनके मुँह से सुना, मुझे नहीं पता था ये सब कुछ होगा। और मुझे लगता है इस सब वक्त में डैड मुझे इन सब से बचा रहे थे। मुझे देखना चाहिए कि मुझे अब क्या करना है। वो कहती है, मुझे लगता है कि काउंसिल मेंबर्स लोग के पास जाएंगे और रूमर्स फैलाएंगे, लेकिन रोजर एल्फियस उन्होंने ये क्यों किया। और रोजर एल्फियस वो तो ब्लैक मैजिक के बारे में जानते थे, लगता है उन्होंने एम्पर की गैर हाजिरी का फ़ायदा उठाया है और मैं उनकी प्रॉक्सी थी शायद, इसलिए उन्होंने ये बात की। उक्स कहता है, एक और पावर स्ट्रगल, ये इम्पीरियल फैमिली, ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। लूकस कहता है, लगता है ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, लेकिन वो एथी से कहता है, मैं जो कुछ कर सकता हूँ मैं वो करूँगा। एथी कहती है, तुम ऐसा ही सोच रहे हो ना कि मैं इन सबको मार दूँगा, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते और ये सब कुछ तुम्हारे चेहरे पे लिखा है। वो कहता है, हाँ तुम मुझे अच्छे से जानती हो। वो कहती है, अगर तुम उन्हें मार दोगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, और अगर हमने उनकी मेमोरीज़ को मैनिपुलेट किया तब भी कुछ तो साइड इफ़ेक्ट होंगे। लूकस कहता है, इसने सब कुछ सोच रखा है और कुछ रीज़न के लिए मैजिक यूज़ करना अच्छा आइडिया नहीं है। एथी कहती है, इस सब के बावजूद मैं नहीं चाहती कि डैड को लोग ऐसा समझे जिसने अपनी फैमिली को दूसरी बार मारा। और मुझे अब पता चला कि डैड इन लोगों से इतनी नफरत क्यों करते थे, क्योंकि वो सब लोग मुंह पर कुछ और थे और पीठ पीछे कुछ और। लूकस कहता है, हाँ इससे मुझे याद आया, वो कमीरा जो वाइटी हाउस से थी। एथी कहती है, क्या, उसके बारे में क्या। तो वो कहता है, मैं उसके बारे में पहले इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन अब मुझे उस पर शक हो रहा है, वो तुम्हारे साथ ज़्यादा क्लोज थी, और वो फॉर्मर एम्प्रेस उसकी बेटी है ना, और उसकी भी जूलाइज हैं, है ना। और लूकस कहता है, तुम्हें मुझे कुछ समझाना होगा, तुम मुझे एक्सप्लेनेशन दे सकती हो। तो एथी कहती है, ये तो बहुत ज़्यादा शार्प है, इससे पहले पता चल गया। और वो कहती है, तुम्हें तो आंसर पहले से पता है। बिल्कुल ठीक कहा, जेनेट फॉर्मर एम्पर की बेटी है। तो वो कहता है, तुम फिर भी उसे पैलेस में आने देती थी। तो वो कहती है, हाँ वो मुझे अपनी बहन समझती है और वो समझती है कि मेरे डैड उसके डैड हैं, लेकिन ये सच नहीं है। और वो कहती है, लेकिन जेनेट के डैड तो वही आदमी है, और पता नहीं जेनेट को कैसा महसूस होगा जब उसे पता चलेगा कि वो आदमी जेनेट का डैड है और एम्पर वो उसका डैड नहीं है। दूसरी तरफ ड्यूक एल्फियस वो जेनेट के कमरे में आते हैं और कहते हैं, क्या तुम पुरसुकून हो गई, तुम हमेशा की तरह कंफ्यूज लग रही थी, मुझे लगा था तुम खुश होगी ये जानकर कि वो तुम्हारे फादर हैं। मैंने पहले भी कहा था, मैंने सच तुमसे जानबूझ के नहीं छुपाया था, मुझे नहीं पता था कि पुराने एम्पर वो जिंदा हैं। तो जेनेट पूछती है, एम्पर और प्रिंसेस का क्या। ड्यूक कहता है, एम्पर वो अभी बेहोश हैं, लेकिन प्रिंसेस वो हर चीज़ को इग्नोर कर रही है, वो सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस कर रही है ताकि हुकूमत वो ठीक रहे। जेनेट सोचती है, प्रिंसेस इस सब बारे में क्या सोच रही होंगी, उन्होंने तो कहा था वो मुझे अपनी बहन की तरह समझती हैं, अगर मैं उन्हें ख़त लिखूं तो क्या वो रिप्लाई देंगी। लेकिन ऐसा लगता है कि अंकल और उस जेंटलमैन ने उनसे बहुत ज़्यादा मीन बातें की हैं। और ड्यूक एल्फिस कहता है, जेनेट तुम अभी भी प्रिंसेस के बारे में फ़िक्रमंद हो, वो ऐसी नहीं है जैसे तुम समझती हो, और प्रिंसेस के रिएक्शन से तो देख के लगता है उसे पहले से पता था तुम कौन हो, और एम्पर वो उसके बारे में भी जानती थी, और शायद उन्होंने तुम्हें अपने करीब इसलिए रखा ताकि वो तुम पर नज़र रख सकें। जेनेट कहती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये सब कुछ सच हो सकता है, लेकिन हम तो दोस्तों की तरह थे ना, मैं और प्रिंसेस मार्केट भी गए थे और हम लेट नाइट तक बातें भी करते थे। मैंने अपनी पूरी लाइफ यही सोचते हुए गुजारी कि प्रिंसेस और एम्पर मेरी फैमिली है, लेकिन वो जेंटलमैन वो मेरी रियल फैमिली थे। ड्यूक कहता है, ऐसा लगता है तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा सा और टाइम चाहिए, तुम सच में सोच लो कि तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हारी फैमिली कौन सी होगी। और जेनेट सोचती है, कोई जो मुझे देखकर खुश हो जाए। जेनेट सोचती है, नहीं प्रिंसेस ऐसी नहीं हो सकती, और तभी उसके हाथ से वो ब्रेसलेट नीचे गिरता है और जेनेट उसको नीचे गिरता हुआ देखती है। ड्यूक एल्फिस कहता है, कितना बेकार ब्रेसलेट है, तुम ऐसी चीज़ें पहन रही थी। जेनेट सोचती है, ये टूट गया, लेकिन क्यों। और वो सोचती है कि मैंने इसको पहनते हुए दुआ की थी, काश हम सब इकट्ठे बहुत ज़रा खुश रहें। और वो सोचती है, ये टूटा हुआ ब्रेसलेट ये भी मुझे मुँह चढ़ा रहा है, ऐसा लग रहा है ये कह रहा हो कि तुम्हारे लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
तभी हमें पेरिस दिखाया जाता है जहाँ फिलिक्स के दरवाजे पे कोई दस्तक देता है और वहाँ थी मेड। फिलिक्स दरवाज़ा खोलता है और कहता है क्या मसला है। ओ माय गॉड, फिलिक्स यहाँ वाइट शर्ट में कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। ओ ओके, सिचुएशन पे वापस आते हैं। वहाँ एक मेड थी जो कहती है मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। तो फिलिक्स कहता है लेकिन मैंने तो चाय ऑर्डर नहीं की थी। और तभी उसे चाय के नीचे एक लेटर नज़र आता है। वो कहता है हाँ प्लीज़ कम इन। तो मेड कहती है मुझे ये ट्रे उठाने के लिए कब आना चाहिए। और जब वो लेटर देखता है तो वहाँ पर था इकाइल एल्फियस। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब कोई चोगे में कहीं जा रहा था और वो एक दरवाजे पे पहुंचता है और तब फिलिक्स और इकाइल आमने सामने थे। और इकाइल कहता है आप आ गए सर फिलिक्स, आपको इतनी इमरजेंसी में यहाँ बुलाने के लिए माफ़ कीजिएगा। फिलिक्स कहता है नहीं कोई बात नहीं, मैं सरप्राइज़ था लेकिन तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। इकाइल कहता है क्या प्रिंसेस वो ठीक हैं। तो फिलिक्स कहता है ये तो तुम्हें उनसे खुद ही पूछना चाहिए। तो वो कहता है माफ़ कीजिएगा। फिलिक्स सोचता है इकाइल ये तो प्रिंसेस के लिए फीलिंग्स रखता है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ड्यूक एल्फियस की ट्रियन में ये दाखिल नहीं होगा। क्या आप प्रिंसेस तक मेरा पैगाम पहुंचा सकते हैं। फिलिक्स कहता है मैं ये डिसाइड करूंगा सुनने के बाद। इकाइल कहता है मैं प्रिंसेस से खुद मिलना चाहता था लेकिन इन हालात में ऐसा मुमकिन नहीं था। और इकाइल कहता है मेरे फादर ड्यूक वो थोड़े स्ट्रेंज बन गए हैं। तो फिलिक्स कहता है ये तो कोई भी देख सकता है, और पहले तो वो एम्पर की साइड पे थे लेकिन अब अचानक वो उनके खिलाफ हो गए हैं। और ऐसा लगता है ड्यूक एल्फियस वो तो फॉर्मर एम्पर की साइड पे हैं। और सब लोग यही बातें कर रहे हैं कि ड्यूक एल्फियस की वजह से हम लोग किसकी साइड लें। ड्यूक का बिहेवियर और उनकी लैंग्वेज, वो जैसे बोलते हैं उससे बहुत ज़्यादा अलग है। ये तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा अजीब है। ऐसा लगता है उन्हें किसी ने कंट्रोल किया हुआ है। और ड्यूक ऐसा तब हुए जब पुराने एम्पर हमारे मीनार में आए। तो फिलिक्स कहता है एक्सक्यूज़ मी, लेकिन फॉर्मर एम्पर आपके स्टेट में कब आए थे। तो वो कहता है डेब्यू के बाद। फिलिक्स सोचता है अगर इकाइल झूठ नहीं बोल रहा तो इसका मतलब है कि ड्यूक एल्फियस ने उसको नहीं बचाया था और वो बगावत नहीं कर रहा। अगर मेरे फादर की ट्रू इंटेंशन एम्पर को बिट्रे करना ना हुआ और अगर ये किसी किस्म का ट्रिक हुआ। और वो चुप होता है और फिलिक्स को देखता है और फिर कहता है तो क्या उनको माफ़ कर दिया जाएगा। तो फिलिक्स कहता है ये चीज़ तो सिर्फ प्रिंसेस और एम्पर ही डिसाइड कर सकते हैं। सीन चेंज होता है और हमें अथी दिखाई जाती है जो बहुत ज़्यादा शौक लग रही थी और वो ऑफिशियल वर्क कर रही थी और उसके सामने फिलिक्स खड़ा था। एथी कहती है क्या लॉर्ड इकाइल ने ऐसा कहा। और एथी सोचती है ड्यूक एल्फियस उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बगावत नहीं कर रहे और उन्होंने जेनेट को भी इसलिए करीब रखा था ताकि वो डैड के करीब आ सके। तो सच में उनको कोई कंट्रोल कर रहा है। तो फिलिक्स कहता है लॉर्ड इकाइल ने एक और चीज़ ऐड की है, मिस मार्गिटा वो आपके लिए परेशान है। एथी कहती है जेनेट मैं तो अल्फियस मीनार में विजिट नहीं कर सकती क्योंकि फॉर्मर एम्पर वहाँ पर है, लेकिन मुझे जेनेट की फ़िक्र हो रही है। पता नहीं उसका रिएक्शन कैसा होगा जब उसे पता चला कि हम दोनों बहनें नहीं हैं। वो कंफ्यूज होगी लेकिन मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है। मैं भी जेनेट को मिस कर रही हूँ लेकिन इस वक्त मैं उससे नहीं मिल सकती। और तब हमें ड्यूक का मेंशन दिखाया जाता है जहाँ जेनेट तैयार थी और उसके सामने खड़ा था क्लॉड का बड़ा भाई एनास्तासियस, जेनेट का डैड। वो कहता है गुड मॉर्निंग और जेनेट और वो दोनों एक दूसरे को सलाम करते हैं। जेनेट सोचती है जेनेट इन्होंने मुझे अभी मेरे नाम से बुलाया, और वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड और टेंस थी। तो वो सोचता है मुझे इसको और टाइम देना चाहिए ताकि मैं इसको कन्विंस कर सकूं। और वो कहता है ठीक है तो मैं अब जाता हूँ। तो जेनेट उसे बुलाती है और कहती है वेल अगर आप मेरी फैमिली थे तो आपने मुझसे पहले कांटेक्ट क्यों नहीं किया और आप अभी यहाँ पर क्यों शो हुए। तो वो उसको देखता है और कहता है डेब्यू बॉल, जब मैंने तुम्हें वहाँ देखा तो मुझे पता चल गया कि तुम मेरी बेटी हो। जिस दिन क्लॉड ने मुझे मारा था मैंने पेनेलोपी को भागने में मदद दी थी, इसलिए मुझे नहीं लगा था कि वो मर चुकी होगी तुम्हें अकेला छोड़ के। मैं बहुत ज़्यादा फिक्रमंद था तुम्हारे लिए। जब मुझे पता चला कि ड्यूक एल्फियस ने तुम्हें क्लॉड की डॉटर समझ के पालना शुरू कर दिया तो फिर मैं पीछे हट गया। और अगर क्लॉड को पता चल जाता कि तुम मेरी बेटी हो तो वो तुम्हें भी मार देता। ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए था जेनेट। क्या इस बात ने तुम्हारे सवाल का आंसर दे दिया। और फिर हमें जेनेट का रूम दिखाया जाता है और जेनेट सोचती है ऐसा लगता तो नहीं कि वो मुझसे झूठ बोलेंगे। क्या एम्पर इतने बुरे हैं जितने उन्होंने कहा, लेकिन हिस्ट्री की बुक में तो ये कहा कि मेरे डैड वो बुरे थे। मुझे प्रिंसेस से बात करनी होगी, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। और वो सोचती है ये ब्रेसलेट ये भी टूट गया, मैं इसको जोड़ नहीं पा रही। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है और वहाँ था ड्यूक एल्फियस। और जेनेट कहती है यस अंकल। तो वो कहता है जेनेट तैयार हो जाओ हम लोग पैलेस जा रहे हैं। जेनेट कहती है क्या। और फिर हमें अथी दिखाई जाती है जो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान खड़ी थी और उसके सामने था उसका अंकल। वो कहता है आप कैसी हैं प्रिंसेस। और उसके साथ जेनेट खड़ी थी। एथी जेनेट को देखती है और कहती है अंकल। तो वो कहता है लगता है मीटिंग एंड हो गई। एथी कहती है आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है तुम्हें लगता है कोई आइडिया नहीं है मेरी बेटी तुम्हें कितना मिस कर रही थी। तो एथी कहती है क्या।
ड्यूक एल्फिस कहता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेनेट वो फॉर्मर एम्परर की बेटी है और मैंने उसकी आइडेंटिटी छुपाई हुई थी। चूँकि एम्परर की बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है और अभी तक वो अपने काम पे वापस नहीं आए, इसलिए उनको एल्फिस मीनार पे रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए वो पैलेस में शिफ्ट हो रही हैं एक प्रिंसेस के तौर पर। एथी बहुत ज़्यादा शौक थी। वो कहती है ये तो पहली बार है जब मैंने सुना, और आप लोग अभी मुझे ये क्यों बता रहे हैं? तो उसका अंकल कहता है मैं समझ गया, तुम बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो क्योंकि ये अच्छा मौका नहीं है। लेकिन जेनेट वो भी एक प्रिंसेस है और उसने कहा था वो तुम्हारी क्लोज़ फ्रेंड है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी देखभाल करो और उसका साथ दो। एथी सोचती है कितना बुज़दिल है ये, जेनेट को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और वो कहता है आज से हम लोग मेन पैलेस में रहेंगे। मैं यहाँ पर रहा करता था लेकिन प्रिंसेस का यहाँ रहना अजीब नहीं होगा। एथी सोचती है अगर मैं इसको यहाँ पर रखूँ तो मैं इस पर नज़र रख सकती हूँ। और वो कहती है मैं समझ गई अंकल। थोड़ी देर बाद एनास्थासियस जेनेट से कहता है मुझे ऐसा ही लगा था, उसने तुम्हें इग्नोर कर दिया और उसने तुम्हें बुलाया भी नहीं। और जेनेट वो हैरान थी और वो कहता है उसने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। और जेनेट वो चुप हो गई थी और वो कहता है उसे पता था तुम उसकी फैमिली हो, फिर भी उसने तुम्हें नहीं बुलाया। और जेनेट वो बिल्कुल खामोश थी और वो कहता है ये पहली बार खामोश हुई है। और तब उसे एक कमरे में लेके जाता है और कहता है आज से ये कमरा ये तुम्हारा होगा। रॉयल फैमिली को कोई भी कमरा इस्तेमाल करने की इजाज़त है। जेनेट कहती है ये तो बहुत बड़ा है। वो कहता है मैं सर्वेंट्स को तुम्हारे सामान के साथ यहाँ भेज देता हूँ और तुम्हें तैयारी करनी होगी क्योंकि हम पार्लियामेंट्री असम्बली में जाएंगे। वो कहती है क्या, ये क्या होती है? तो वो कहता है ये एक मीटिंग है जहाँ स्पेशल इशू को डिस्कस किया जाता है और इसमें मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। जेनेट कहती है क्या सच में? लेकिन मेरा अटेंड करना ज़रूरी है? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, आफ्टर ऑल तुम एक मोनार्क बनने वाली हो, रॉयल फैमिली की मेंबर। तो जेनेट कहती है क्या? और वो कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ। और जेनेट कहती है रुक जाएं, लेकिन वो दरवाज़ा बंद कर देता है और बाहर कहता है डैम इट, उसने मुझ पर बहुत ज़्यादा हमला किया था, वो बहुत पावरफुल ब्लो था, इसलिए मैं अभी तक इससे भर नहीं पाया और ये बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक है। लेकिन मैंने इस बॉडी को मरते हुए बचाया था, मैं इसकी हेल्प नहीं कर सकता और लेकिन ये बॉडी जो अंदर है ये अभी ज़िंदा है और बिल्कुल तंदुरुस्त है। ओह नो, तो क्या ये जेनेट की बॉडी पे कब्जा करेगा? पता नहीं अब ये क्या करने वाला है, कितना ईवल है ये। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।